स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित कविता पतंग के अभ्यास को करेंगे, जो कवि आलोक धनवाजी की काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से ली गई है। पतंग कविता में कवि ने बाल सुरक्षा और उनके उमंगों उत्साहों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार बच्चों का अपना अलग ही संसार होता है, जो रंग बिरंगी दुनिया में अपने सपनों को बुनते हैं, अपने सपनों के जीवन जीते हैं, उत्साह के साथ खेलते हैं। ये सब चीज़ें आलोक धनवाजी ने प्रकृति के माध्यम से बताया है। यहाँ प्रकृति और बच्चों के मनोहारी उस उमंग और उत्साह का मनोहारी वर्णन किया है। मैं शॉर्ट में आपको पूरी कविता बता देती हूँ। जो भाद्रपद का महीना जो श्रावण के बाद आता है, भाद्रपद का महीना आता है, वो जो कि बारिश का महीना होता है। जब वो चला जाता है तो बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति का मनोहारी दृश्य थोड़ा खुशनुमा होता है। रोशनी सूरज की थोड़ा बदलाव आती है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है, और हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी कविता में क्या लिखा है। आलोक धनवा के मात्र एक संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। यहाँ कवि ने पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का चित्रण किया है। यह कविता धीरे धीरे पाठकों को बिंबों की ऐसी नई दुनिया में ले जाती है, प्रकृति की ओर चमकीला इशारा करती है। देखिए कितने अच्छे भाव यहाँ व्यक्त किए हैं आलोक धनवाजी ने। पतंग के माध्यम से आलोक धनवाजी ने इतने अच्छे भाव यहाँ व्यक्त किए हैं ना, कि जिससे वो बहुत कुछ हमें बताना चाहते हैं। पतंग बच्चे के माध्यम से भी और उनके उमंगों और उत्साह को प्रकट करना चाहते हैं। शरद ऋतु के आगमन के साथ उन्होंने यह बताया कि भाद्रपद का जो काला महीना और उसके बाद शरद ऋतु का आगमन, ये सब चीज़ें हमने आपको लाइन टू लाइन वर्ड्स टू वर्ड्स आपको पहली वीडियो में क्लियर कराया। और अब इस वीडियो में हम इसके अभ्यास को करेंगे, यानी प्रश्न उत्तर करेंगे। आपने कविता अच्छे से पढ़ी और समझी होगी तो आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। इसमें कवि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कवि, कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, यानी बहुत तेज बौछारें जो भादों के महीने में बारिश होती है ना, वो सब चली गई है। के बाद भादवे महीने के बाद जो अगले दिन सुबह होती है और प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आता है, उन सब चीजों को कवि ने यहाँ अपने शब्दों में वर्णन करने को कहा है। प्रकृति के सौंदर्य को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों के बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनके रंगानात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादो मास गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है। यहाँ पर प्रकृति और बच्चों के बाल सुलभ इच्छाओं का आपस में कंपैरिजन किया गया है कि प्रकृति में जिस तरह चेंज होता है ना, तरह तरह की चमक चारों ओर फैली होती है, वैसे ही बच्चों की उमंगों इच्छाओं और बाल सुलभ इच्छाएं सब बदलती ही रहती हैं। उनका सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। भादो मास गुजर जाता है और बारिश भादो मास के अंदर बहुत तेज बारिश होती है और वो भी समाप्त हो जाती है। शरद ऋतु का आगमन होता है और खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकलती है। भादो मास के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। जब शरद ऋतु की सुबह होती है ना पहले दिन, तो वो ऐसे लगती है जैसे इतनी लाल होती है कि खरगोश की लाल आंखों जैसी महसूस होती है। इसके कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है,
हवाओं में एक मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण होता है। पतंगबाजी का माहौल बन जाता है। शरद ऋतु के आने से आकाश साफ हो जाता है, बादल हट जाते हैं उसपे से और साफ और मुलायम हो जाता है। चारों ओर अच्छी फूलों की नए नए फूल उग जाते हैं, तो उनकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। शरद ऋतु पे सारी तरफ वातावरण इतना शांत और उमंग से भरा होता है। पतंगबाजी यानी बारिश के मौसम में तो बच्चे पतंग उड़ा नहीं सकते, और शरद ऋतु के आते ही मौसम कुछ ठंडा हो जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बच्चे छतों पे पतंगबाजी के लिए चले जाते हैं। सोच कर बताए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। आप सोचो कि आपने कविता पढ़ी है और उसमें सोच के पतंग भी देखी आपने। पतंग को देखकर आप सोचो कि कितनी हल्की चीज होती है, कि हल्की सी हवा भी उसे आसमान में उड़ा कर ले जाती है। और कितना पतला कागज होता है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, उस कागज को बहुत पतला होता है, तभी तो पतले ग्रेविटी के कारण वो आसमान में उड़ती है, पतली चीजों के कारण। नहीं तो कोई भी चीज हवा में कोई उड़ थोड़ी सकती है। और बांस की कमानी बनाई जाती है पतली सी उस कागज पे लगाने के लिए। पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहते हैं कि पतंग कितनी सुंदर होती है और उसमें होता कुछ भी नहीं है। उनके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है वो पतले कागज वाली, पतली कमाने वाली, सबसे हल्की चीज जो आकाश में उड़ सकती है। तो उसको जिज्ञासा जगाते हैं, तो लोगों के अंदर पतंग देखने की चेष्टा आती है तथा पतंग की विशिष्ट बनाकर उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। इसमें यह है बताया है कि पतंग की क्वालिटीज हम जब किसी को किसी चीज की सपोज ये पेन है, पेन की क्वालिटीज हम आपको बताएंगे, इस ये स्मूथ चलता है, इसका प्राइस भी कम है और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो सबके अंदर चेष्टा होगी कि वो पेन हमारे पास हो। इसी तरह कवि ने इस कविता में पतंग की सारी क्वालिटी बताई कि वो हल्की है, रंगीन है, पतला कागज यूज होता है, कमानी से सिर्फ बंधी होती है और एक डोरी से आकाश धागे से, डोर के धागे से आकाश में चली जाती है। तो सबके मन में चेष्टा जगाई है कि हम उसको देखें और सबके मन में लालसा उत्पन्न होती है। बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा गया हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हर लाइन में कौन कौन सा बिंब गतिशील हो रहा है। भाई कौन कौन सा बिंब हमें नजर आ रहा है कि ये लाइन क्या दर्शा रही है। सबसे पहली लाइन क्या थी? सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भाई हम देख रहे हैं तेज बौछारे, बारिश आती है तो हमें दिखाई देती है ना, तो ये कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब। देखने को क्या कहते हैं? दृश्य। फिर है हमारा सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। भाई सवेरा हो गया, लाल सवेरा हो गया, तो वो भी हमें देख सकते हैं कि सवेरा हो गया तो कैसा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, वो भी हमारा दृश्य बिंब है। तीसरी लाइन है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुलों को पार करते हुए, वो भी हम देख रहे हैं कि शरद कैसे आ रहा है, पुलों को पार करता कोई आएगा बाहर से, पुल पार करता हुआ आएगा तो दिखाई देगा हमें, तो इसमें भी दृश्य बिंब यूज हुआ है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीली साइकिल, साइकिल भी हमें दिखाई देती है तो वो भी दृश्य बिंब है। घंटी घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी हमें दिखाई तो देती है पर घंटी की हमें बेल सुनाई देती है। कोई हमारी बेल, घर की बेल बजाता है, साइकिल की बेल बजाता है, हॉर्न बजाता है तो हमें सुनाई देता है, तो वो कौन सा है? श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इशारा, जब हम किसी को इशारा करते हैं तो वो दिखाई देता है उसको, तो वो है दृश्य बिंब।
आकाश को इतना मुलायम बताते हुए, अब कोई चीज मुलायम यानी कोमल होगी, सॉफ्ट होगी, तो उसको टच करेंगे तभी महसूस होएगा कि वो सॉफ्ट है। ऐसे कैसे हम बता देंगे कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है? तो हमने आकाश को टच करके देखा, तो उसको स्पर्श करके, तो इसमें स्पर्श बिंब है, वो मुलायम है तो स्पर्श है। पतंग ऊपर उठ सके यानी ऊपर, ऊपर कोई चीज जाएगी तो उसको हम देखेंगे, ऊपर गर्दन ऊपर करके देखते हैं कि ऊपर जा रही है, तो वो दृश्य बिंब। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मग्न हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। बच्चों के पैर इतने कोमल होते हैं ना, कपास की तरह। कपास क्या होता है? रुई। रुई की तरह। रुई कितनी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। रुई की तरह होते हैं कि वो हल्के फुल्के, चोट खाने में समर्थ होते हैं। वो पूरे दिन नाच कूद मचाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, पतंग की ऊंचाइयों तक पहुंचने की धुन में वो इतने मग्न हो जाते हैं ना कि उनके पैर तलवे जमीन पर टिकते ही नहीं है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हों। पतंग उड़ाते उड़ाते मानो उनके छोटे छोटे सपनों को पंख लग जाते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे बच्चे किस तरह रोमांचित हो जाते हैं, पतंग उड़ाने में खो जाते हैं, कि किस तरह उनको पतंग की ऊंचाइयों को छूने की चेष्टा उत्पन्न हो जाती है। वो अपने मन में कल्पना करने लग जाते हैं कि जैसे आकाश में पतंग उड़ रही है, वैसे ही हम भी आकाश में उड़ रहे हैं। वो पतंग के साथ ही तालमेल बनाने लग जाते हैं। उनके मन में तरह तरह के छोटे छोटे सपने पंख लेने लग जाते हैं कि हम उड़ रहे हैं पतंग की तरह। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दिशाओं को मृदंग की बजाते हुए का तात्पर्य संगीत में वातावरण की सृष्टि से है। पतंग काटने पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पदचापों से दिशाएं गुंजित हो जाती है। उस समय उनकी आवाज मृदंग की तरह प्रतीत होती है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं, हमें छत कठोर नहीं लगती बच्चों को पतंग उड़ाते समय। जब पतंग सामने होती है तो छत पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। उस समय वे पकड़ने की धुन में मगन होते हैं, पतंग को पकड़ने के लिए। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं सक्षम महसूस करते हैं। निडरता उत्पन्न होने से आत्मविश्वास विश्वास बढ़ता है। भाई जब वो किनारे पे खड़े होके पतंग उड़ाते हैं, अगर वो नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं तो उनमें उनका डर खत्म हो जाता है और वो दुगनी स्पीड से खड़े हो जाते हैं। इससे उनमें साहस की भावना पैदा होती है। जब इंसान में साहस की भावना पैदा हो जाती है तो वो इस संसार की किसी भी चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि पंछी बन स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं, तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है।
उसी प्रकार संगीत सुनते हुए हम उसकी लय ताल में खो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि रोमांचित पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। पतंग एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बच्चे पतंग उड़ाकर कैसा महसूस करते हैं? बच्चे पतंग उड़ाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पतंग की तरह विस्तार देते हैं, चलते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी आशाएं इसी पतंग की तरह विस्तार पाती रहें। बच्चे किसी भी अन्य चीज को उस समय महत्व नहीं देते। कवि ने बच्चों के लिए कपास शब्द का प्रयोग किया है, क्यों? कपास मुलायम और सफेद होती है। बच्चे भी कपास की तरह कोमल और गोरे होते हैं। दूसरे कपास परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब बच्चे भी माहौल के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं। पृथ्वी का प्रत्येक कोना बच्चों के पास अपने आप कैसे आ जाता है? वे पृथ्वी का प्रत्येक कोना कैसे आ जाता है बच्चों के पास? बच्चे जहां भी जाते हैं वहां पे धरती नीचे होती है। बच्चे प्रत्येक पतंग उड़ाते हुए चाहते हैं। प्रत्येक बच्चा पतंग उड़ाना चाहता है और उनकी पतंग सबसे ऊंची जाए और वे पतंग के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में घूम लेना चाहते हैं। ये पतंग को लेकर उड़ाते रहे और सारी जगह हम घूमते रहें। वे कल्पना की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं, इसलिए उनके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कोना अपने आप चला आता है। अर्थात पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को जमीन की कमी पड़ जाती है। कठोर छत बच्चों को कैसा अनुमान लगती है? यह छत यद्यपि कठोर होती है लेकिन बच्चों को यह कठोर नहीं लगती। उन्हें छत मुलायम लगती है क्योंकि वे अपने कोमल पैरों से इधर उधर भागते रहते हैं। फिर कोमल पैरों में एक स्थिरकन भी भर जाती है। पतंग कविता में चित्रित यादों के बीत जाने के बाद के प्राकृतिक परिवर्तनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भादों के महीने में तेज वर्षा होती है, बौछारें पड़ती है। बौछारों के जाते ही भादों का महीना समाप्त हो जाता है। यहाँ पर यादों नहीं है, भादो है, ये मिस प्रिंट हो गया है। भादों का महीना समाप्त हो जाता है। इसके बाद कवार अश्विन माह का महीना शुरू हो जाता है जिसे श्रावण मास कहते हैं। इसके आते ही प्रकृति में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली है। सूर्य भी नया दिखाई देता है। आसमान नीला व साफ है। हवा तेज चलने लगती है। सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा बढ़ गई है। जब भादो मास के बाद शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में सारी और हरियाली छा जाती है। नए नए पत्ते फूल सब उग जाते हैं। चारों तरफ फूलों की महक फैल जाती है। खुशी का माहौल चारों ओर छा जाता है। किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक है। पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। किशोर और युवा वर्ग में क्षमता व इच्छा शक्ति चरम सीमा पर होती है। वे स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको पाने की हर संभव कोशिश करते हैं। इनकी आंखों में आसमान की ऊंचाइयों को पाने के सपने होते हैं। बड़ों के बच्चों की क्षमता व उनकी सलाह को भी ध्यान में रखना चाहिए। पतंग के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोविज्ञान का चित्रण किया है? पतंग कविता के माध्यम से कवि ने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का मनोरम चित्रण किया है। बाल क्रियाओं का इतना सूक्ष्म चित्रण करके कवि ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कवि ने एक काव्यांश में
सबसे शब्द का प्रयोग किया है। क्या वह सार्थक है? कवि ने हल्की रंगीन चीज, कागज, पतली कमानी के लिए सबसे शब्द का प्रयोग किया है, जो सार्थक ढंग से किया है। क्योंकि सबसे हल्की, सबसे रंगीन चीज, पतंग कई तरह की होती है, रंग बिरंगी होती है, सबसे हल्की होती है, सबसे हल्का कागज होता है उसका, पतली कमानी लगी होती है। वास्तव में कवि ने इस शब्द के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में इनसे पतली, रंगीन और हल्की चीज कोई हो ही नहीं सकती। अतः सबसे शब्द का सार्थक प्रयोग हुआ है। पतंग कविता में कवि ने बच्चों की तुलना किससे की है और क्यों? उदाहरण सहित समझाइए। कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है, क्योंकि बच्चे कपास की तरह कोमल होते हैं। बच्चे कपास की तरह लचीले, नरम और कोमल होते हैं। इससे उन्हें चोट नहीं पहुंचती। पृथ्वी भी उनका स्पर्श करने में ललायित रहती है। बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पतंग कविता के आधार पर बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पतंग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। कवि ने बच्चों को कपास के समान नाजुक व कोमल होते हैं। वे निष्कपट होते हैं। उनके पैर बेचैन होते हैं तथा पतंगों के पीछे भागते हैं। पृथ्वी भी उनके पास घूमती हुई प्रतीत होती है। इस तरह हमने आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी अभ्यास का एक्सप्लेन करा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा। आप इस अभ्यास को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करें, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो कविता पढ़ी आलोक धनवा जी की, ये बहुत ही बाल सुलभ कविता है। प्रकृति के बारे में बताया है, बालक के मन के बारे में बताया है। पतंग के माध्यम से बच्चों के मन के भावों को बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है, प्रकट किया है। वो किस प्रकार से अपने भावों को ऊंचा उड़ाना चाहते हैं, आसमां में उड़ाना चाहते हैं। ये जो आज हमारा लेक्चर था, यह हमारा फर्स्ट वीडियो लेसन कविता को एक्सप्लेन करने का था। सेकंड वीडियो में हमने अभ्यास के क्वेश्चन को लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम इंटरनल और एमसीक्यू की लेकर जल्द ही आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।